हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना जो वीडियो रहने वाला, जैसे कि हेपेटाइटिस का अपना टाइप्स पढ़ रहे हैं, हेपेटाइटिस बी टाइप से रिलेटेड आज का अपना वीडियो रहने वाला है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसके मुख्य पॉइंट्स है, क्या एजेंट है इसका, रिस्की ग्रुप क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सारी की सारी चीज़ अपन इस वीडियो के माध्यम से डील करने वाले हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इससे रिलेटेड याद रखना कि जो हेपेटाइटिस बी होता है ये एक प्रकार का सीरम हेपेटाइटिस होता है। तो यह सीरम हेपेटाइटिस होता है, सीरम हेपेटाइटिस है, ठीक है। और ये एक प्रकार का नॉन सीजनल है, नॉन सीजनल हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस है बी है वो वापस मतलब रिवर्ट बैक अगेन नहीं आता, लाइफ में एक बार होने के बाद में दोबारा नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस बी नेवर रिवर्ट बैक अगेन इन लाइफ, ठीक है। मैंने जैसे बताया था हेपेटाइटिस ए और बी दोनों मतलब रिवर्ट बैक नहीं होते हैं लाइफ के अंदर। और मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस है मतलब इन हॉस्पिटल क्लिनिकल एरिया के अंदर ये एक प्रकार का, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो एक प्रकार का मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन हॉस्पिटल क्लिनिकल एरिया 30% लगभग, ठीक है। तो ये आपका हेपेटाइटिस बी है, मोस्ट कॉमन को हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस है वो आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल एरिया के अंदर ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। अगला इसका है कि इसका एजेंट कौन है। तो हेपेटाइटिस बी का एजेंट है वो हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हेपा डीएनए वायरस, ठीक है। और ये एक प्रकार का डीएनए वायरस होता है। बाकी सारे के सारे मैंने आपको बताया था कि आरएनए वायरस होता है, लेकिन एकमात्र जो डीएनए वायरस वो होता है आपका हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब इसका रिस्की ग्रुप कौन कौन से हैं, तो रिस्की ग्रुप में देखा जाए तो जो इंट्रावेनस ड्रग यूज़र होते हैं, आईवी ड्रग यूज़र, उनके लिए खतरनाक साबित होता है। दूसरा जो मतलब डायलिसिस पे होते हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड हीमोडायलिसिस, ठीक है, उनके लिए खतरनाक होता है। और तीसरा होता है कि जिसका मतलब इन्फेंट जी विथ मदर, जो बच्चे के माँ जो होती है बच्चे के साथ में होती है ना, उनके लिए भी ये रिस्की होता है, इन्फेंट विथ मदर, ठीक है। और किसके लिए, तो जो प्रोस्टिट्यूशन वर्कर होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वर्कर, उनके लिए खतरनाक होता है, ठीक है। और कोई जैसे हेल्थ केयर पर्सन होते हैं, हेल्थ केयर पर्सन बोले तो कौन कौन, जो सर्जन होते हैं या फिर जो लैब में काम करने वाले होते हैं, उनके लिए रिस्की होता है, ठीक है। अगला इसका है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 24 वीक। हालांकि ये मोर देन 100 डेज तक भी हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और क्या होता है, प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन है वो मतलब हेपेटाइटिस का इंक्यूबेशन अमंग ऑल हेपेटाइटिस। तो एक इससे रिलेटेड आप ये बात नोट रखना कि प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड है वो अमंग ऑल हेपेटाइटिस, ठीक है। ये था। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये पेरेंटल रूट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है, पेरेंटल। दूसरा है इसका ये पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी होता है, इसका पेरिनेटल ट्रांसमिशन, पेरिनेटल ट्रांसमिशन, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, ठीक है। तीसरा होता है पर्सन टू पर्सन, आदमी से आदमी फैल सकता है, यानी कि किसी और में। कैसे, वो कैसे फैलेगा, जब कोई बॉडी का सिक्रेशन होगा, बाय बॉडी सिक्रेशन के माध्यम से, ठीक है, यानी कि सलाइवा या फिर सीमन, उसके माध्यम से, ठीक है। और तो ये होता है बाय ब्लड के द्वारा, बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड के प्रोडक्ट के द्वारा भी होता है। और कोई कंटामिनेटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कंटामिनेटेड
शार्प इंस्ट्रूमेंट, उसके माध्यम से भी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। अगला है कि इसका डायग्नोस्टिक एवल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक एवल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो डिटेक्ट करना पड़ता है। क्या कर डिटेक्ट करना पड़ता है? डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के अगेंस्ट है वो एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी पड़ती है। बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना पड़ता है। तो एक है जैसे एंटीजन, एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस HBsAg एंटीजन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी है वो सरफेस होता है जिसका एंटीजन का, ठीक है। ये एक प्रकार का एंटीजन सरफेस होता है, ठीक है, किसका? हेपेटाइटिस बी का। उस जिसे अपन आल्सो नाउन है, क्या जानते हैं इसका अदर नेम क्या? ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ठीक है। और ये एक प्रकार का मतलब सबसे पहले अपीयर कहाँ होता है? तो फर्स्ट एंटीजन है, फर्स्ट एंटीजन अपीयर इन ब्लड में होता है। तो फर्स्ट एंटीजन अपीयर इन ब्लड, ठीक है। और क्या होता है? और ये एक प्रकार का मतलब फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का जो ये फर्स्ट प्रकार का एक मतलब एविडेंस होता है। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। अगला इससे रिलेटेड है कि इसका मतलब अपन एक पॉइंट है वो आप नोट करके लिख लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी जो एंटीजन है यानी कि HBsAg यानी कि एंटीजन फाउंड आफ्टर 6 month इन ब्लड के अंदर इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है? इंडिकेटेड क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर ये जो एंटीजन है 6 महीने के बाद तक भी वो ब्लड में अपने को मिलता है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। सेकंड जो आप इसका जो मतलब एंटीजन टेस्ट है वो पढ़ते हैं तो HBC एंटीजन, ये एक प्रकार का बीटा कोर एंटीजन होता है। हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन, ठीक है। इसमें मतलब ये मतलब नॉट फाउंड अलोन इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ये अकेला नहीं मिलता है। तो नॉट फाउंड इन ब्लड अलोन, ठीक है। ये था इसका एंटीजन टेस्ट सेकंड। और एंटीजन टेस्ट जो सेकंड होता है वो आपका थर्ड सी टाइप का, जो कि HBE एंटीजन, ठीक है। ये मतलब हेपेटाइटिस बी का एनवलप होता है, एनवलप एंटीजन होता है। तो हेपेटाइटिस बी का एनवलप एंटीजन ये होता है आपका, ठीक है। और ये किसको इंडिकेट करता है? ये वायरल रेप्लिकेशन को, मतलब एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये अगर मोर देन 1 month से अगर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि क्रोनिक इन्फेक्शन के होने के चांसेस होते हैं। तो अगर प्रेजेंट मोर देन 1 month इंडिकेट क्रोनिक इन्फेक्शन,
क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये था एंटीजन टेस्ट। लेकिन इससे रिलेटेड है कि अपन एंटीबॉडी टेस्ट भी इसके लिए करते हैं। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन करने के लिए एंटीबॉडी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस ये टेस्ट होता है। तो उसके लिए एक होता है हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीबॉडी सी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मतलब हेपेटाइटिस बी कोर की एंटीबॉडी होती है। हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडी होती है। कोर एंटीजन था आपका HBC एंटीजन, और हेपेटाइटिस बी का जो कोर एंटीबॉडी है वो आपकी HBC है। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखना। तो हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडी, ठीक है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी अपीयर होती है ब्लड के अंदर। तो फर्स्ट एंटीबॉडी अपीयर इन ब्लड। ठीक है, ये था आपका। और दूसरा अपन जो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं उसके लिए होता है HBE एंटीबॉडी। ठीक है, ये मतलब ये आपका हेपेटाइटिस बी का एनवलप एंटीबॉडी होती है। एनवलप एंटीजन था आपका HBE, और एंटीबॉडी भी आपका हेपेटाइटिस बी का एनवलप एंटीबॉडी होती है। तो हेपेटाइटिस बी का एनवलप एंटीबॉडी, ठीक है, ये मतलब किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट स्टॉपेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, ये इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, अब जो आपका तीसरा आता है एंटीबॉडी टेस्ट वो होता है आपका HBS AB। ये एक प्रकार का हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीबॉडी होता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। ठीक है, ये मतलब लास्ट एंटीबॉडी मतलब ब्लड के अंदर अपीयर होती है। ये एक प्रकार की लास्ट एंटीबॉडी अपीयर इन ब्लड, ब्लड के अंदर लास्ट होती है। ठीक है, और ये किसको इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करता है ये रिकवरी को। ये आपका था इसका डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का। अब अगला इससे रिलेटेड आता है कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन के लिए आप देखना चाहे तो फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस, फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस होता है, और सीरोसिस ऑफ लीवर, सीरोसिस ऑफ लीवर टाइप का कॉम्प्लिकेशन होता है। और क्या होता है, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स होती है इससे रिलेटेड, किस टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी एंड डी है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा पॉइंट आप इस टाइप का याद रखना कि हेपेटाइटिस बी सी एंड डी ये मतलब कन्वर्ट होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इनटू क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना कि हेपेटाइटिस ए और ई, ए एंड ई, हेपेटाइटिस ए एंड ई ये जो होते हैं कभी भी क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, जबकि क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंदर बी सी एंड डी कन्वर्ट होते हैं, जबकि ए एंड बी हैं वो नॉट कन्वर्ट इनटू क्रोनिक हेपेटाइटिस, कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसका कॉम्प्लिकेशन। अब इसका अपन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को इसके लिए वैक्सीन का यूज़ करना पड़ता है। और वैक्सीन अपन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है और एक पेंटावेलेंट वैक्सीन होती हैं। तो हेपेटाइटिस वैक्सीन यूज़ करते हैं, और दूसरी है आपकी पेंटावेलेंट। ठीक है, अगर मतलब अडल्ट के अंडर जो वैक्सीन यूज़ करते हैं तो उसका नाम होता है
एंग्रिक्स, ये आपकी अडल्ट के अंदर यूज करते हैं इसको, ठीक है। और पीडियाट्रिक जो मतलब पेशेंट होता है उसके लिए अपन रिकॉम्बीवैक्स इसे अपन यूज करते हैं। और इन दोनों में अगर यूज करना है एक साथ तो अपन को ट्विन रिक्स, ये एक इस टाइप की वैक्सीन होती है जो ट्विन रिक्स होती है, उसको अपने को यूज करना होता है, ठीक है। और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अपन इसके लिए इम्यूनोग्लोबिन को भी यूज करते हैं, जो कि कितना यूज करते हैं तो 0.05 से लेकर के 0.07 ml पर kg बॉडी वेट, ठीक है। तो उस हिसाब से यूज करते हैं और इसके 2 डोज यूज करते हैं। और 2 डोज के बीच में गैप कितना होता है, तो गैप हमेशा याद रखना 2 डोज के बीच में 30 डेज का होना चाहिए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स के लिए, ठीक है। और इससे है मतलब जब एक्सपोजर होता है ना हेपेटाइटिस, तो उसके एक्सपोजर होने के विदिन 6 आवर तक मतलब इसे स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और 6 आवर तक तो स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन 48 आवर हो चुके हैं तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी नीड नहीं रहती है। और इन्फेंट के अंदर अपन है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो, अगर इन्फेंट है वो डिलीवर हुआ है हेपेटाइटिस बी मदर से, तो एक बात याद रखना आप, इन्फेंट डिलीवर्ड विथ हेपेटाइटिस वायरस मदर से, तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी का 0 डोज अपन लगाते हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं विदिन 12 आवर के अंदर, ठीक है। ये था आपका रिलेटेड टू पूरा का पूरा हेपेटाइटिस बी से संबंधित। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आपके लिए नया वीडियो हेपेटाइटिस अगला सी का लेकर आने वाले हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।